तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के स्टूडेंट है। और आप सभी स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम होती है और आप एक क्वेश्चन करते हो कि सर आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो वे सभी हमें यूनिट वाइज मिले। तो आपके इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने आज एक ऐसा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि आपको जूलॉजी के पिछले 10 सालों के जितने भी क्वेश्चन यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक पूछे गए हैं, हर एक क्वेश्चन को मैं यूनिट वाइज लेकर आया हूँ। यानी कि यूनिट 1 में कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर यूनिट 2 में कौन सा है, यूनिट 3 में कौन सा है। तो हर एक यूनिट में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने यूनिट वाइज हर एक क्वेश्चन को लिया हुआ है। और ये सभी जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन के मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड करूंगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आइए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपका जो जूलॉजी का पेपर है जिसका टाइटल है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़, तो इसका जो पहला यूनिट है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट। तो आइए देखते हैं कि इस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसका आंसर आपको मैक्सिमम 50 वर्ड्स यानी कि 50 शब्दों में देने हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस क्या होता है आइए समझते हैं। Phagocytosis is defined as the process of engulf of solid particle material by the cell। यानी कि किसी कोशिका द्वारा जब किसी सॉलिड पार्टिकल को अपने अंदर लिया जाता है या भक्षण किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें जैसे कि अगर कोई बैक्टीरिया या कोई हानिकारक पदार्थ जब हमारे शरीर के अंदर इंटर करता है तो हमारे जो WBC सेल होते हैं वो क्या करते हैं, इन हानिकारक पार्टिकल को अपने अंदर लेकर उनको नष्ट करते हैं। तो जब WBC अपने अंदर इन बैक्टीरिया को लेता है और चूंकि बैक्टीरिया सॉलिड पार्टिकल है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फैगोसाइटोसिस कहलाता है। तो WBC के दो सेल हैं, एक है न्यूट्रोफिल्स और दूसरा है मैक्रोफेगस। ये दोनों क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस का कार्य करते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर सेल लिक्विड फॉर्म में किसी चीज़ को अपने अंदर लेता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। सॉलिड फॉर्म में जब लेता है तो हम उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं, लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म में लेता है तो उसे क्या कहते हैं। आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तब भी आप कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। एक्सोसाइटोसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, एक्सो प्लस साइटोसिस। तो एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड और साइटोसिस का मतलब होता है सेल। यानी कि जब कोई चीज़ कोशिका के बाहर जाती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो जैसा कि एनिमेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि कैसे सेल के अंदर की चीज़ बाहर की ओर जा रही है और यही प्रोसेस है एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं आइए देखते हैं। लिखा हुआ है एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच सेल मूव बल्की मटेरियल फ्रॉम विद इन द सेल इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कहने का मतलब ये है कि जब कोशिका के अंदर की कोई चीज़ या कोई मटेरियल जब कोशिका के बाहर जाती है तो वो प्रोसेस कहलाती है एक्सोसाइटोसिस। तो इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बल्की मटेरियल है यानी कि कुछ बड़े मटेरियल हैं। अब ये जो बड़े मटेरियल हैं इनकी पैकेजिंग होती है, यानी कि थैली के अंदर इन्हें पैक किया जाता है पहले, ठीक। अब जब ये पैकेजिंग हो जाती है तो ये कोशिका द्रव में यानी कि साइटोसोल में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब जब ये आगे की ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे बड़े होते हैं। इन वेसिकल को बोलते हैं हम सेक्रेटरी वेसिकल, यानी कि स्रावी करने वाली थैलियाँ। स्रावी करने वाली थैलियाँ कहने का मतलब जो चीज़ें बाहर की ओर ले जाई जाए। जिन थैलियों द्वारा कोई चीज़ कोशिका के बाहर जाती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सेक्रेटरी
वेसिकल यानी कि स्रावी थैलियाँ। तो अब सिक्रेटरी वेसिकल क्या करती हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर चिपक जाती हैं और जिस सिरे पर चिपकती हैं वहीं पर एक बीच में छेद बनता है, जिसके थ्रू वो क्या करती हैं, जो बल्की मटेरियल है उसको सेल के बाहर निकाल देती हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि एक्सोसाइटोसिस का सेल के लिए क्या महत्व है, क्या बेनिफिट है। तो आपको बता दें कि एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है या फिर जो रिमूवेबल टॉक्सिक मटेरियल हैं, जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उनको सेल के बाहर किया जाता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो न्यूरोट्रांसमिटरी हार्मोन्स हैं वो भी एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ही एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में पहुंचते हैं। और लास्ट पॉइंट ये कहता है कि एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो न्यू सेल मेम्ब्रेन है वो ऐड होते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं यूनिट 1 से जुड़े हुए अगले क्वेश्चन की ओर। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर साल आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप सभी ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने 1972 में दिया था। अब इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। पहला है लिपिड, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। तो सेल मेम्ब्रेन में सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है प्रोटीन की, ये लगभग 60 to 80% होता है। और लिपिड की मात्रा उसके बाद है जो कि 20 से 40% होता है। और वहीं बात करें हम कार्बोहाइड्रेट की, तो ये सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं। इनका जो अमाउंट होता है वो होता है 2 से 10%। तो आइए एनिमेशन के थ्रू देखते हैं कि ये सभी कंपोनेंट कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फास्फोलिपिड की, तो फास्फोलिपिड जैसा कि आप सभी जानते हैं बाइलेयर के रूप में होता है। तो ऊपर वाला जो भाग होता है वो होता है हेड, जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। और जो टेल वाला रीजन होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, यानी कि जल में घुलनशील नहीं होता। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फास्फोलिपिड के 2 लेयर हैं, इसलिए बाइलेयर के रूप में पाया जा रहा है। लिपिड का ही एक रूप है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी यानी कि पारगम्यता को कंट्रोल करता है। वहीं अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो जैसा कि मैंने बताया था कि 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा है पेरिफेरल प्रोटीन, जिसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं। तो इंटीग्रल प्रोटीन के द्वारा क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर और बाहर आ जा सकता है। वही जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, ये लिपिड के बाहर यानी कि हेड रीजन की ओर पाए जाते हैं। और जो तीसरा प्रोटीन है ये कोई स्पेशल प्रोटीन नहीं है, जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़े होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और ये वही प्रोटीन है। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, प्रोटीन के 2 रूप, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और वहीं अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 2 रूपों में पाया जाता है। अगर प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है तो ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है तो ग्लाइकोलिपिड। तो यहाँ पर आप ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या फिर कह सकते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक का ये एक तरह से 3D मॉडल है। अब बात आती है कि एग्ज़ाम में आप कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको एग्ज़ाम में ड्रॉ करना है। चूँकि इम्पॉर्टेंट है इसलिए एग्ज़ाम में आएगा, आप ज़रूर इस फिगर को याद कर लीजिए, आपको कैसे बनाना है इसका एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सिंगर और निकोलसन ने अपने इस मॉडल का नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों रखा। तो मोज़ेक का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस या फिर कह सकते हैं इरेगुलर। तो जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि इनमें जो प्रोटीन होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस इरेगुलर होते हैं। तो इरेगुलर कहने का मतलब क्या है कि पीछे आपने जो 2 मॉडल देखे थे उसमें आपने देखा था कि लिपिड बाई लेयर के ऊपर प्रोटीन की जो लेयर थी वो कंटिन्यू पाई जा रही थी। लेकिन अगर आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में देखेंगे तो प्रोटीन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं पाया जा रहा है, वो ऊपर की ओर कहीं कहीं पाया जा रहा है। तो मोज़ेक का मतलब यही है कि इरेगुलर, यानी कि प्रोटीन जो है यहाँ पर इरेगुलर है, डिसकंटिन्यूअस है। अब अगर हम बात करें फ्लूइड की, तो फ्लूइड का मतलब अभी मैंने पीछे बताया था कि इसमें जो लिपिड लेयर होती है, जो लिपिड बाई लेयर है, वो एक फ्लूइड की तरह बिहेव करती है, एक द्रव की तरह बिहेव करती है, यानी कि पानी की तरह बहता रहता है। अब इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोला गया, तो आप देखेंगे जैसे कि समुद्र के पानी में, यहाँ पे समुद्र के पानी को हम
एक तरह से लिपिड मान के चल रहे हैं, ठीक है, लिपिड बाई लेयर मान के चल रहे हैं। तो जैसे समुद्र के पानी में कहीं कहीं आप देखते हैं बर्फ़ के जो छोटे छोटे पहाड़ जो होते हैं तैरते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार लिपिड के ऊपर जो प्रोटीन है वो तैरता रहता है। तो यहाँ पे प्रोटीन को हम कंपेयर कर रहे हैं बर्फ़ के पहाड़ के छोटे टुकड़ों से। तो प्रोटीन जो है वो लिपिड के ऊपर तैरता रहता है, यानी कि लिपिड के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे कि समुद्र के ऊपर बर्फ़ के पहाड़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो पाए जाते हैं, इसलिए इस मॉडल को बोला गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यानी कि सभी वैज्ञानिकों द्वारा ये माना गया है कि ये सबसे सही है। अब ये सही क्यों है? क्योंकि अगर देखा जाए ये जो मॉडल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के बारे में एकदम सटीक बताता है, सही सही जानकारी देता है, इसलिए ये मॉडल सभी वैज्ञानिकों द्वारा माना गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब सेल सेल इंटरेक्शन, आल्सो एक्सप्लेन द सेल एडेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कोशिका कोशिका अंतर्वेश की व्याख्या करना है और कोशिका आसंजन अणु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो आपको बता दें कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, आपको जितने भी टॉपिक है यानी कि इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। यूनिट 1 से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली की रासायनिक संरचना का वर्णन कीजिए। और साथ ही साथ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में भी पूछा हुआ है। तो मैंने पीछे भी बताया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलते हैं यूनिट सेकंड की ओर। यूनिट सेकंड में जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन विथ डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बताना है और साथ ही साथ इसका जो मेटाबॉलिज्म का तरीका है उसका क्या भूमिका है आपको ये भी बताना है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट सेकंड से। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन क्या है। एक्सप्लेन अबाउट द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के बारे में आपको बताना है। ये आपको बता दें यहाँ पर कि ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन और जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो कभी कभी ये दोनों क्वेश्चन एक साथ भी दे देते हैं, तो आप दोनों क्वेश्चन को ज़रूर तैयार रखिएगा। यूनिट सेकंड से अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है साइटोस्केलेटन। तो आप साइटोस्केलेटन के बारे में भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि साइटोस्केलेटन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो यूनिट सेकंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है राइबोसोम, तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर, फंक्शन और इसके जो टाइप्स है ये भी बहुत पूछे जाते हैं, तो आप ये भी क्वेश्चन तैयार रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें पैराक्सीसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्सोसाइटोसिस के बारे में मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, ये यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो ये जो शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन होते हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन का क्वेश्चन है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर है आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने आपके फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी और बॉटनी सभी टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आसानी से आप वो वीडियो देख सकें। चलते हैं यूनिट थर्ड की ओर जो कि है न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं यूनिट थर्ड से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन, यानी कि क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर के बारे में बताइए और साथ ही साथ इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो संरचना है, इसका जो संगठन है ये भी बताना है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको बताना है ये बताना है यूकैरियोटिक सेल में। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्र की संरचना, उसके कार्यों का वर्णन करना है। आइए चलते हैं यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4 का जो टाइटल है सेल साइकिल, सेल डिवीज़न और सेल सिग्नलिंग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट से तो कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ सेलुलर जंक्शन विथ डायग्राम। तो विभिन्न प्रकार के कोशिकीय जो संधियां हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने अभी वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ है, आने वाले दिनों में जल्द ही इस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन का आपको वर्णन करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मियोसिस माइटोसिस दोनों ही, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। इसके अलावा आप मियोसिस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी याद कर लीजिएगा, जैसे कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, कैज़मा क्या है। इसके अलावा आपको और भी कुछ क्वेश्चन बता दूं जो मेन है, जैसे कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिग्नल ट्रांसडक्शन, यानी कि सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या है आपको बताना है, और साथ ही साथ एक्सप्लेन करना है जैक स्टेट पाथवे। तो जैक स्टेट पाथवे के थ्रू आपको सिग्नल ट्रांसडक्शन के बारे में बताना है। यूनिट 4 से जुड़ा हुआ अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एपोप्टोसिस के बारे में बताना है। और ये जो टॉपिक है ये केवल शॉर्ट नोट में ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन के बारे में बताना है। तो मैंने पीछे भी आपको बताया कि माइटोसिस और मियोसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ सेल साइकिल एंड देयर रेगुलेशन, यानी कि कोशिका चक्र के अलग अलग चरण बताने हैं और उसको कंट्रोल करने का नियम भी आपको बताना है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आता है। आइए चलते हैं यूनिट 5 की ओर, जो कि है मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो मेंडलिज्म से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो सेक्स डिटर्मिनेशन से है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं। तो आपको ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण का एक जो तरीका है जेनिक बैलेंस, ये बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि मेंडल के वंशानुक्रम के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन इन पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स, यानी कि मेंडेलियन के अनुवांशिकी के बाद जो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन यानी कि पुनर्संयोजन की अवधारणा है उसकी भी व्याख्या करनी है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तैयार रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन डिस्क्राइब द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ मोनो एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो जो मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी कि वंशागत का जो सिद्धांत है, उसको आपको मोनो और डाइहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से बताना है। तो आपको इसके बारे में डाउट होगा तो मैं आपको बता दूं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में आएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि तीनों नियम के बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन जो है मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से जुड़ा हुआ है। तो आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पूछा है, यानी कि सेकेंड लॉ के बारे में पूछा है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से पूछा हुआ है। तो आप जितने भी लॉ हैं मेंडल के, चाहे वो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, आप तीनों को याद रखिएगा, तीनों से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं यूनिट 6 की ओर, जो कि है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म जीन एंड इन्वायरमेंट। इससे जुड़ा हुआ जो पहला क्वेश्चन है वो है मैटरनल इफेक्ट, यानी कि मातृ प्रभाव। तो मातृ प्रभाव क्या होता है आपको इसके बारे में बताना है। इसके बाद अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है एलीज, फिर उसके बाद है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगला जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको इसमें क्रोमोजोमल एबनॉर्मलीज के बारे में बताना है कि गुणसूत्र संबंधी जो विसंगतियाँ हैं, चाहे वो गुणसूत्र के क्रोमोसोम नंबर में बदलाव हो या फिर उसके स्ट्रक्चर में बदलाव हो या फिर जो उसके और अलग अलग टाइप हो, तो ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसमें भी अंदर कई क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस टॉपिक को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम और क्रोमोसोम क्या होता है ये। तो क्रोमोसोम के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर मैं बता दूं कि ये आपका जो क्वेश्चन पूछा हुआ यूनिट 7 से है। यूनिट 7 जो है वो है ह्यूमन क्रोमोसोम। तो ह्यूमन क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप एक और कैरियोटाइप क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट द न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबेरेशन विथ एग्जांपल एंड देयर इफेक्ट। तो जो संख्यात्मक गुणसूत्र विपतन है, यानी कि अभी मैंने पीछे बताया था कि क्रोमोसोम में जब चेंजेस होते हैं तो वो दो तरीके से होते हैं, एक तो संरचना में होता है, एक नंबर में होता है। तो यहाँ पर जो नंबर वाला चेंजेस है वो आपको विथ एग्जांपल बताना है। जैसे कि अगर आपने डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिलफिल्टर सिंड्रोम ये सभी पढ़ा है तो वो सभी टॉपिक इसी टॉपिक से रिलेटेड है।
अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर यूनिट 8 लिखा हुआ है लेकिन ये यूनिट 8 से जुड़ा हुआ नहीं है, ये यूनिट 7 से ही जुड़ा हुआ है, गलती से यहाँ पे आ गया है। तो और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ पेडिग्री एनालिसिस, यानी कि वंशागति विश्लेषण क्या है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द सिंबल यूज्ड इन इट, यानी कि पेडिग्री एनालिसिस में कौन कौन से सिंबल यूज़ होते हैं उनको बताना है। प्रिपेयर ए पेडिग्री फॉर एनी एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर एटलीस्ट 3 जनरेशन। तो आपको एक्स लिंक्ड जो अप्रभावी लक्षण है उसको कम से कम 3 पीढ़ियों तक बनाना है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ है और आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि सर इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड कीजिए। तो जल्द ही मैं इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं यूनिट 8 की ओर। यूनिट 8 है इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जुड़ा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड देयर रोल इन इम्यूनिटी, यानी कि एंटीबॉडी की संरचना और कार्यों का वर्णन करना है और इसकी प्रतिरक्षा तंत्र में क्या भूमिका है ये भी बताना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ वाउचेरिया। तो वाउचेरिया का जीवन चक्र और जो रोग जनकता है इसके बारे में बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली के जो घटक है उनके बारे में बताना है और इनका क्या रोल है डिफेंस मैकेनिज्म में, यानी कि रक्षा तंत्र में, इसके बारे में भी बताना है। यूनिट 8 से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेंसिटी एंड कंट्रोल ऑफ ट्रिपैनोसोमा। तो ट्रिपैनोसोमा की संरचना, जीवन चक्र, रोग जनकता और नियंत्रण के उपायों के बारे में आपको डिटेल से बताना है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है जिसमें कि आपने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में जाना। आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ इंक्वायरी है या फिर आज आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि सर आप इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाइए या फिर कोई भी सजेशन है, आपका मोस्ट वेलकम है। आप हमें कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।